तो वेलकम 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 गाइस। आज AS2 वैल्यूएशन और इन्वेंट्री में लेके आया हूँ एक क्विक ग्लैंस, एक इम्पॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स जो आपको एग्जाम के टाइम के जो पहले जो प्रिपरेशन होता है और जो एंड मंथ की जो प्रिपरेशन होती है उसको बहुत इन्हांस कर देगी। ठीक है। और फॉर दैट मैटर आप सितंबर 26 दे रहे हो या जनवरी 27 दे रहे हो, सो आपके लिए भी ये बहुत अच्छा होगा। लेकिन हाँ, फर्स्ट टाइमर्स के लिए मैं नहीं ये सजेस्ट करूंगा वीडियो। ठीक है। जो भी एक दो बार तीन बार पढ़ चुके हैं, वो अदर मैटर एक बार भी पढ़ चुके हैं और आपको एक क्विक रिवीजन चाहिए कि यार मुझे ये एडजस्टमेंट्स अगर आ रही हैं तो मैं मान सकता हूँ मेरा जो एएस है वो बहुत हद तक डन है। मोर ओवर फर्दर हम इन्वेस्टिगेट और प्रैक्टिस करेंगे दोबारा उस पर, लेकिन एक रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। और मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या करूंगा ना, एक पीडीएफ शेयर कर दूंगा, नोट्स का भी पीडीएफ मिलेगा आपको और ये क्वेश्चंस का भेज दूंगा कि आप ये कर लो तो आप एक क्विक कॉन्फिडेंस बूस्टर हो जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी पीडीएफ की। ठीक है। सो शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के साथ। ठीक है, चलो। सो AS2 वैल्यूएशन और इन्वेंट्री, देखो यार आपको ना थ्योरी थोड़ी बहुत लिखनी पड़ेगी। ठीक है। सो इन्वेंट्रीज क्या होती हैं भाई? इन्वेंट्रीज ना वो एसेट्स हैं जो हेल्ड होती हैं सेल इन दी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, जैसे कि स्टॉक इन ट्रेड हो गया, फिनिश गुड हो गया, मतलब सेल करोगे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल। ठीक है। रॉ मटेरियल WIP जो हो गया, मतलब आप पहले तो आप सेल करोगे कुछ गुड्स, वो इन्वेंट्री है। जो आप उसको बनाने में, उस जो गुड सेल करोगे उसको बनाने में जो आप लगा रहे हो, जैसे कि रॉ मटेरियल जो आप लगाते हो ताकि फिनिश गुड बने, वो भी आपकी इन्वेंट्री है। जो कंजम्पशन इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स हो रहा है, ठीक है, जैसे कि टूल्स स्पेयर्स, ये सभी तो रॉ मटेरियल में वो सब चाहिए होगा ना आपको, तो वो भी चीज आ जाती है हमारी इन्वेंट्रीज में। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। सिंपल है, ज्यादा कुछ है नहीं। Inventories are assets for sale in the ordinary course of business, in the process of production for such sale, for consumption in the production of goods. ठीक है। For sale including maintenance, supply, consumable other than machinery, spare, servicing equipment and standby equipment meeting the definition of PPE। ठीक है। एक चीज और, ये साफ चीज लिखा हुआ है कि अदर देन मशीनरी, स्पेयर, सर्विसिंग इक्विपमेंट, जो आपकी डेफिनेशन ऑफ पीपीई है। पीपी कौन सा होता है? AS10 होता है। AS10 वाली चीज को गलती से भी AS2 में मत क्लासिफाई कर देना इन्वेंट्री में। सेम वाइज पीपी को इन्वेंट्री नहीं और इन्वेंट्री को पीपी नहीं AS10 में। ठीक है, इस चीज का खास ध्यान रखना है। एक MCQ के पर्पस के लिए सब बहुत अच्छा पॉइंट मैंने लिखा है। जनरल पर्पस लूज टूल स्पेयर जो होते हैं, ये कहां जाएंगे? जनरल पर्पस है भाई, जनरल AS2 में जाएगा। स्पेसिफिक पर्पस लूज टूल स्पेयर है, कहां जाएगा? AS10 में जाएगा। यार स्पेसिफिक है ना AS10, बहुत ही, मतलब जब देखो लूज टूल है यार, मतलब वो अपना उसका पर्पस जो है बहुत जनरल है, वो किसी भी काम के लिए यूज होता है। इन्वेंट्री अगर वो स्पेसिफिक है, पीपी एक स्पेसिफिक चीज है, वो एक मशीनरी है तो वो किसी काम में यूज आएगी। तो अगर उसका वो चीज हो रहा है उसमें लूज टूल में, तो वो AS10 में क्लासिफाई कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एंट्री देखो भाई, इस साफ सुथरी लाइन भाई, जितनी बार छापो उतनी बार नंबर है। जब भी पूछे किस पे वैल्यू होगा हमेशा छाप देना। एज पर AS2 इन्वेंट्रीज आर वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर। ये प्रूडेंस का कॉन्सेप्ट कहता है, एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था ना, हाँ वही है। ठीक है। वेयर NRV जो होती है हमारी नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है। अब NRV कैसे निकलती है? अमूमन आप कॉस्टिंग में भी पढ़ते हो। ठीक है, याद करो चैप्टर ज्वाइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट वाला NRV पढ़ते हो। हाँ हाँ हाँ, वही वही वही। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो होता है हमारा, जो बेसिकली सेल्स प्राइस, यार सेल्स प्राइस होता है, माइनस कर देना एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, आपका आ जाएगा। मतलब बेसिकली उसको क्या कहेंगे, एक एक टर्म होगा आपके क्वेश्चन में आएगा जिसको लोग अलीग सीरी क्या पूछ लिया, ब्रोकरेज होगा वो, ब्रोकरेज। ठीक है, माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट। अरे WIP का कॉस्ट भी तो हटाओगे ना, बस वही बात है। बाकी रॉ मटेरियल देख लो, तो ये आ जाएगी आपकी NRV। रॉ मटेरियल वैल्यू होता है कॉस्ट पे, WIP भी कॉस्ट पे ही होता है। लेकिन अभी मैं एक बढ़िया सी ट्रिक दे दूंगा भाई, जिससे आप कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, लॉजिक में समझा दूंगा, लेकिन फिर भी आप ये ट्रिक अगर आप देखो, ये जो इलस्ट्रेशंस मैंने दिए हुए हैं इसको आप बस अच्छे से देख लो, आपको
तुरंत समझ आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में भी मैंने डाल दिया इसको, ठीक है, क्योंकि हर बार AS2 को वैल्यू करने का आएगा इन्वेंट्री कि भैया इसको कैसे मैं किस पे वैल्यू करूं, कॉस्ट पे करूं, NRV पे करूं। कभी कभार पूछता है कि ये करेक्ट बताओ, इसका मतलब इन तीनों में कौन सा गलत है, तो वो करेक्ट करना है। अब ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। ये देखो एक और MCQ क्वेश्चन कह लो या डिस्क्रिप्टिव का पूछ सकता है। AS2 ना अप्लाई नहीं करता प्रोड्यूसर्स ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को, ठीक है, लेकिन ये अप्लाई करता है किसको, किसको सर, ट्रेडर, ट्रेडर इन एग्रीकल्चर गुड्स को अप्लाई करता है, ठीक है। तो AS2 अप्लाई नहीं करता प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, ये अप्लाई करेगा ट्रेडर्स इन एग्रीकल्चर गुड्स को। अब देखो मैंने जो बोला कि आप किस पे वैल्यू करोगे, NRV या कॉस्ट, विच एवर इज लोअर, ठीक है, विच एवर इज लोअर उस पे वैल्यू करेंगे। अब कुछ इलस्ट्रेशन देखते हैं। अब मुझे बताना भाई, फिनिश गुड का कॉस्ट 10,000 है, NRV 9,000 है, तो क्या होगा, किस पे वैल्यू होगा, जाहिर सी बात है NRV पे होगा, विच एवर इज लोअर, कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो अपने दिमाग में एक तरफ फ्रेम कर लो कि फिनिश गुड अब वैल्यू हो चुका है किस पे, कॉस्ट NRV विच एवर इज लोअर, यानी 9,000 पे भी हुआ है, तो NRV पे हुआ है। अब रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल देखो कॉस्ट 600, देखो शुरू में हो सकता है ना ये पहला इलस्ट्रेशन ना समझ आए, लेकिन वंस यू गेट गो थ्रू, एक पहला हो गया फिर अगले में वो पता चलेगा क्या रिदम है, ठीक है, तो पेशेंस रखना, हो जाएगा। रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो 600 है और NRV है 500, किस पे वैल्यू होगा, ये वैल्यू होगा आपका 500 पे, क्योंकि कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो अब इसके बाद अब देखना, ठीक है, अब देखो यहाँ पे सेकंड इलस्ट्रेशन में आते हैं। फिनिश गुड का कॉस्ट है 10,000, उधर याद रखना पहले वाले में हम लोगों ने NRV पे किया है, कॉस्ट और NRV विच एवर इज लोअर, ठीक है। लेकिन इन केस, ध्यान सुनना यही ट्विस्ट है, इन केस अगर फिनिश गुड का जो कॉस्ट है वो 10,000 है, NRV है 12,000, ओ भाई साहब, अब क्या होगा, इसमें तो उल्टा हो गया, कॉस्ट कम हो गई। तो फिनिश गुड जब वैल्यू हो जाए ना कॉस्ट पे, तो फिर आपको देखना है, तो फिर चाहे जो मर्जी दिया हो रॉ मटेरियल को, जो मर्जी दिया हो रॉ मटेरियल, 600 अगर उसकी कॉस्ट है, NRV 500 है, आप सोचोगे यार मैं 500 कर दूं, नहीं, यही गलती होगी, यही ट्रिक हो गए। आपको करना है उसको कॉस्ट पे ही वैल्यू करना है, वैल्यू होगी 600 पे, तो वैसे ही करना है, ठीक है। अगर फिनिश गुड वैल्यू हो रहा है कॉस्ट पे, तो रॉ मटेरियल वैल्यू होगा कॉस्ट पे। फिनिश गुड अगर वैल्यू हो रहा है कॉस्ट एंड NRV पे, तो रॉ मटेरियल में वैल्यू होगा कॉस्ट एंड NRV विच एवर लोअर पे, ठीक है। अब अगला देख लो, कॉस्ट 10,000 है, NRV 9,000 है, वैल्यू किस पे होगा, 9,000 पे होगा, जाहिर सी बात है, कॉस्ट और NRV विच एवर लोअर। रॉ मटेरियल 600 है, NRV 700 है, किस पे वैल्यू होगा, कौन सा कम है, 600 कम है, ठीक है। अब ये जो मैंने इतना आपको ज्ञान दिया, इसको समराइज कर देते हैं। अगर फिनिश गुड वैल्यू हो रहा है NRV पे, ठीक है, तो रॉ मटेरियल वैल्यू होगा NRV और कॉस्ट विच इज लोअर, दैट इज व्हाट आई सेड। अब अगर फिनिश गुड वैल्यू हो रहा है कॉस्ट पे, तो रॉ मटेरियल वैल्यू होगा एट कॉस्ट ही। NRV को एक और नाम से जाना जाता है, वो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट। तो ये मत भूलना, क्योंकि सर मैंने तो याद कर लिया यार, NRV आ गया रिप्लेसमेंट कॉस्ट, गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर फिनिश गुड वैल्यू हो रहा है कॉस्ट पे, तो आपको उसको लाना है रॉ मटेरियल को कॉस्ट पे, ठीक है। तो क्या ये क्लियर है, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है सर। बाकी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में क्या क्या आता है भाई, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आपका कॉस्ट ऑफ परचेज आता है, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन आता है, वेरिएबल ओवरहेड होता है, फिक्स्ड ओवरहेड होता है, और मैं थोड़ा हट जाता हूं, और अदर कॉस्ट भी आता है, ठीक है। तो ये था हमारा पहला पेज इसका। आपको पता भी नहीं चलेगा यार, 2-3 पेज में स्टैंडर्ड खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन आपके हाथ में आएंगे और आप कर लोगे आसानी से। ये जो मैं बता रहा हूं ना, एक यहां से बनेगा, ठीक है, फिनिश गुड वैल्यूड एट कॉस्ट, ये सब बता देना। अब आप समझ गए हो ना, जब आप ये समझ जाओगे ना कि फिनिश गुड वैल्यू अगर हो रहा है कॉस्ट एंड NRV विच इज लोअर, रॉ मटेरियल कॉस्ट एंड NRV विच इज लोअर, फिनिश गुड वैल्यू हो रहा है कॉस्ट पे, रॉ मटेरियल कॉस्ट पे, खत्म, दैट्स इट। NRV निकालना मैंने बता ही दिया आपको, कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ये सब है। अब आगे बढ़ते हैं अगले पे, कॉस्ट ऑफ परचेज क्या होता है सर। अच्छा, तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा ना, आपको आपको बोलेगा कि भाई ये है,
मैं अभी आपको क्वेश्चंस भी भेज दूंगा, ठीक है। ये है। अब आप इसको मुझे कॉस्ट ऑफ परचेज निकालो, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन निकालो। तो जब आपको वैल्यू करना होगा इन्वेंट्री को, तो मेरे भाई मैंने बोला ना, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ परचेज जो होगा, कॉस्ट ऑफ परचेज जो होगा आपका, तो कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी ना मेरे भाई। अभी अभी मैंने देखो, अभी पहले पीछे आपको बताया है कि कॉस्ट में परचेज भी आता है, कन्वर्जन भी आता है और अदर भी आता है, ओवरहेड। तो कॉस्ट ऑफ परचेज कैसे निकलेगा? परचेज प्राइस में से, ध्यान से सुनना है, यहां पे गेम है। परचेज प्राइस में से ट्रेड डिस्काउंट हटा देना, रीबेट हटा देना, ध्यान से सुनना, नॉन रिफंडेबल टैक्स जोड़ना है, नॉन रिफंडेबल टैक्स जोड़ना है जिसको गवर्नमेंट वापस नहीं करेगी आपको, वो जोड़ना है। क्योंकि यार जब मुझे मिलेगा नहीं तो मेरा तो कॉस्ट हुआ ना रे बाबा। फिर फ्रेट इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड है। फिर है अदर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट जो होता है। एंड ध्यान से सुनिएगा, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन, ये जो थोड़ा सा लिखा है ना, ये मेरी गलती है, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन है, ठीक है, समझ जाइएगा आप। कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन क्या होता है भाई? देखो, कन्वर्ट जो हो रहा है वो नहीं आएगा, जो कन्वर्ट करने पे लग रहा है वो कॉस्ट आएगी। मटेरियल ही हो रहा होगा कन्वर्ट, तो मटेरियल में क्या लगाओगे? लेबर लगाओगे, एक्सपेंस लगाओगे, ओवरहेड लगाओगे, वेरिएबल लगाओगे, फिक्स्ड लगाओगे। फिक्स्ड वेरिएबल ना एक एक प्रोपोर्शन में होते हैं, ठीक है। वेरिएबल पर यूनिट तो आप जानते हो, उसका आप लगा दोगे बढ़िया से। फिक्स्ड ओवरहेड को ना आपको प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा कि टोटल का अगर इतना है तो इतने यूनिट का कितना, यूनिटरी मेथड, ठीक है। अब देखो भाई, अब मैंने बताया ना, परचेज प्राइस में ट्रेड डिस्काउंट हटाना है, रीबेट हटा देना है। ये सब बेसिकली एसेंशियली आपके डिस्काउंट होते हैं, इसको आप साइड कर दो। जो नॉन रिफंडेबल टैक्स होता है उसको जोड़ देना। अब ध्यान सुनिएगा, यहां गेम होगा, ठीक है। पहले ये छोटा सा देख लेते हैं, जब एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं दिया हो तब नॉर्मल कैपेसिटी ले लो, ठीक है। देखो, एक प्लांट है, वो नॉर्मली 10,000 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अब मान लो उसका 8,000 यूनिट नहीं दिया है, मतलब, ठीक है, ठीक है। तो क्या करोगे? अरे मेरे भाई 10 करता था ना नॉर्मली, कर दे दे 10 पे, 10 पे ले लेना यार, ठीक है, वही लिखा है। कॉस्ट टू बी, ये जब जब क्वेश्चन थोड़ा इनकम्प्लीट होगा उस हिसाब से एजम्पशन डाल दोगे, आपको नंबर पूरे मिलेंगे। कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड इन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में आप क्या क्या एक्सक्लूड करोगे, ठीक है। तो आप एक्सक्लूड करोगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री में, मतलब कौन सी ऐसी एक्सपेंस है, कौन सी ऐसा कॉस्ट है जो आप एक्सक्लूड करोगे? नॉर्मल लॉस नहीं, ठीक है। एब नॉर्मल लॉस मेरे मुन्ना, नॉर्मल लॉस नहीं करना। नॉर्मल लॉस तो वो तो होना ही था और वो हो गया है, वो तो एक्सपेक्टेड था। जो नहीं करना आपको, एब नॉर्मल लॉस, एब नॉर्मल लॉस को गलती से भी आप मत कर देना, ठीक है। तो इसको एक्सक्लूड करना है। स्टोरेज कॉस्ट, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कॉस्ट, रिफंडेबल टैक्स, क्या बोला? रिफंडेबल टैक्स। नॉन रिफंडेबल तो जोड़ोगे ही जोड़ोगे, ये मत जोड़ देना, रिफंडेबल मत जोड़ देना। क्योंकि यार ये तो मुझे वापस मिल जाएगा, तो मेरा काय का कॉस्ट, मेरे को तो वापस रिकवरी हो गई। एडमिन ओवरहेड है, इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट है। इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट यार साला AS 16 की चीज AS 2 में क्या करेगी भाई? नहीं, इस पे सवाल बनेगा अभी AS 16 में जब जाएंगे, लेकिन अगर वो क्वालिफाइंग एसेट है तो आप इसको डाल सकते हो। और वो उस चीज का डिस्कशन अभी नहीं करूंगा क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगी, लेकिन उसको आगे डिस्कस जरूर करेंगे। बस याद रखना, क्वालिफाइंग एसेट है तो उसको इंक्लूड कर देना, इंटरेस्ट बोरोइंग कॉस्ट को। स्टोरेज कॉस्ट जो है आपका, वो अपना एक्सक्लूड, इसको नहीं करना है आपको, मतलब ऐड मत करना। ये सब जो एक्सक्लूड दिया है ना, मतलब ऐड नहीं करना है, सिंपल, ठीक है। अब भाई साहब बाई प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट, ठीक है। तो बाई प्रोडक्ट क्या है? अब एज पर AS 2 ना, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, NRV ऑफ बाई, आपको याद हो, इसको थोड़ा ना शुरू करने से पहले मैं एक इंट्रो दे दूं। आप देखे होगे, आप कॉस्टिंग में पढ़े हो कि यार एक जॉइंट प्रोडक्ट होता है, बाई प्रोडक्ट होता है। जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट होते क्या है, पहले ये जानते हैं, ठीक है। देखो, ये क्विक वीडियो है, लेकिन मैं चाह रहा हूं आपको एक होलसम व्यू मिल जाए, एक थोड़ा बहुत एक अच्छा एक एस्पेक्ट मिल जाए, ठीक है। तो उसी को मद्देनजर रखे हुए करेंगे। तो बाई प्रोडक्ट क्या होता है, जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है? देखो, जब भी कोई
प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में जाता है, ठीक है, तो होता क्या है ना, आपका मशीन मतलब जब आप डालोगे मशीनरी में, तो जो प्रोडक्ट बनेगा, मान लो सेम लेबर डाला, सेम मटेरियल डाला, लेकिन दो प्रोडक्ट निकल गए इक्वल इंपॉर्टेंस के, तो वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके जॉइंट प्रोडक्ट। लेकिन अगर एक प्रोडक्ट उसमें से ऐसा निकला जो एकदम तुच्छ है, बेकार है, ठीक है, शुगर की एग्जांपल लूं मैं अगर, तो मोलासेस निकलता है, वो बाई प्रोडक्ट में आ जाएगा। तो उसको आपको क्या करना है, वो मतलब ऐसे ही प्रोड्यूस हो गया, उसको सोचे नहीं थे। लेकिन जॉइंट प्रोडक्ट ना, आपको पता था ये दोनों आने वाले हैं, तो इसको आप बेचोगे तो अच्छा खासा मुनाफा होगा, ठीक है। तो अब देखो बाई प्रोडक्ट में लिखा हुआ है कि एज पर AS2 ना, जब इसका वैल्यूएशन आप करोगे, तो जो एनआरवी होता है, एनआरवी क्या होता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, ठीक है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो ये आपको रिड्यूस कर देना है सर कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से। अच्छा कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री क्या, अभी अभी ये बताया पूरा कॉस्ट ऑफ परचेज, ठीक है यार, यही दो प्रोडक्ट का हो जाएगा तो दो चीज हो जाएगी, और यही चीज आपको दे देगा बाई प्रोडक्ट का ये सब कॉस्ट। तो ये जो भी आपकी आएगी ना कॉस्ट, ठीक है, एनआरवी उसका दिया रहेगा, एनआरवी को सब माइनस कर देना। एनआरवी भी मैंने निकाल दिया, बता दिया कैसे निकालना होता है पहले पेज पे, ठीक है, वो आप निकाल दोगे हो जाएगा। अब जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, तो जो एनआरवी होती है ना सर, उसको आपको रिड्यूस कर देना है कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री से, ठीक है। जॉइंट प्रोडक्ट क्या, जॉइंट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री यानी ना कभी कभी वो जॉइंट कॉस्ट भी होती है। जैसे मान लो 3 प्रोडक्ट हैं, ठीक है, थोड़ा सा डिटेल जा रहे हैं लेकिन बहुत बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है। तो जॉइंट प्रोडक्ट, मान लो 3 प्रोडक्ट हैं, 2 जॉइंट प्रोडक्ट हैं, एक अपना वो है क्या नाम है, बाय प्रोडक्ट है। तो अगर 2 जॉइंट प्रोडक्ट हैं, दोनों की कुछ कॉस्ट आएगी सर्टेन, ये हो गई जॉइंट कॉस्ट। इसकी जो एनआरबी होगी, थर्ड वाले की जो बाय प्रोडक्ट की जो एनआरबी होगी, वो आप इस जॉइंट कॉस्ट से हटा दोगे, ठीक है। बस इतना सा कहना था इसका। अब जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है, तो सर एज पर AS2 कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री ना, ये देखो मैंने जो बताया, ये स्प्लिट ऑफ हो जाता है बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू। देखो यार आप पढ़े हो कॉस्टिंग में भाई, जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट, ठीक है, तो उसमें क्या होगा ना, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ स्प्लिट ऑफ। और मैं कह रहा हूँ लेट सपोज आप नहीं भी पढ़े हो, आप पहली बार ग्रुप 1 दे रहे हो, पढ़ोगे भाई आगे, उसमें बहुत काम आएगा, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री स्प्लिट ऑफ हो जाता है बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट। अब देखो भाई कुछ तो बेसिस ढूंढना पड़ेगा, कैसे बांटूंगा यार, सेम सेम खर्चा लगा दोनों पे और दोनों बन गए, तो मुझे बांटना तो पड़ेगा ना। कैसे बांटूंगा, ऐसे बांटूंगा, या तो आप उसको उसके सेल्स वैल्यू पे बांट दो, या तो उसको सेल्स वैल्यू एट द टाइम ऑफ स्प्लिट ऑफ। एट द टाइम ऑफ स्प्लिट ऑफ का मतलब है, अच्छा ये दोनों बढ़ गए लेकिन अब इन दोनों को जुदा करने की बारी आई है, ठीक है, तो अब इन दोनों को हटाओ, अलग अलग करो, तो वो हो गया स्प्लिट ऑफ। कोई भी रैशनल बेसिस पे जो आपका मन करे। तो मैं एक एग्जांपल है छोटा सा, समझ गया होगे आप, 14 लाख का है, 14 लाख टोटल है जॉइंट कॉस्ट, JP1 जॉइंट प्रोडक्ट 1 जॉइंट प्रोडक्ट 2, सेलिंग प्राइस 9 लाख है, 12 लाख है, तो अपॉन उसके उसके रेशियो में टोटल 9/21 इंटू 14, 12/21 इंटू 14, इस पे आपको काट देना है। कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मल लॉस सर, अभी अभी बताया आपने कि कॉस्ट टू बी एक्सक्लूडेड इन वैल्यूएशन इन्वेंटरी नहीं लेना होता है। एबनॉर्मल लॉस इज नॉट अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरी, नॉर्मल लॉस इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंटरी। आपको पता है सर पेट्रोल तो उड़ता है, हवा में उड़ता है, अगर आप उसको खुला छोड़ दो तो वो इवेपोरेट हो जाता है, दैट इज अ नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर आते हुए कोई एक्सीडेंट हो गया और पेट्रोल की जो टैंकर है वो टेढ़ा हो गया, तो क्या करोगे, एबनॉर्मल लॉस बार बार होगा नहीं, कभी कभी होता है। तो अब देखो क्या होगा, पर आपको पता है ना, क्वांटिटी अमाउंट, क्वांटिटी अमाउंट हमेशा ऐसे करना, परचेज क्वांटिटी अमाउंट, पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट। तो परचेज हो गया भाई, अमाउंट जुड़ेगा, ट्रेड डिस्काउंट हटा देना अमाउंट से, जैसा भी बताया था, लोडिंग वोडिंग जोड़ देना, फ्रेट जोड़ देना, ठीक है। इसमें क्वांटिटी में कुछ करने का ही नहीं है। नॉर्मल लॉस, मेक श्योर, मैंने बोला अभी आपको, नॉर्मल लॉस इज एब्सॉर्ब्ड बाय द गुड यूनिट्स। क्यों, क्योंकि वो आपको पता है वो होने वाला है, तो आप पहले से प्रिपेयर करके चलते हो यार। मुझे नहीं पता होता तो मैं क्या करता, तो वो चीज एबनॉर्मल लॉस हो जाती है, समझे यार। कम हुई वो तो हुई ना, तो माइनस तो होगी क्वांटिटी से। ऐसा थोड़ी ना बोल सकते हो कि मेरे को ना पता था कि नहीं होने मतलब होने वाला है, लेकिन फिर भी मैं नहीं करूंगा कम। अरे कैसे नहीं करोगे कम, करना पड़ेगा। तो माइनस भी करना क्वांटिटी, एबनॉर्मल लॉस भी माइनस होगा, ठीक है। लेकिन हाँ नॉर्मल लॉस क्योंकि आपको पता था कि ये होने वाला है, तो आपके गुड यूनिट्स इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है। लेकिन एबनॉर्मल लॉस
ये गुड यूनिट बोलते हैं। मैं क्यों एब्जॉर्ब करूं? ये क्या रोज रोज होने वाला है? नहीं, ये रोज रोज नहीं हो सकता है। तो जब रोज रोज नहीं हो सकता है तो वो गुड यूनिट क्यों एब्जॉर्ब करेंगे? तो उसका भी कॉस्ट बियर करना पड़ेगा आपको। कौन बियर करेगा जी? आप करोगे बियर। ठीक है, ये आ जाएगा। एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस बहुत ही अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब कॉस्ट वर्सेस एनआरवी। ओ भाई, गजब क्वेश्चन है। फ्लो फ्लो में ऐसा बहेंगे ना आप, आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसे होगा। तो कॉस्ट वर्सेस एनआरवी में कंपैरिजन जो होता है ना, ये आइटम बाय आइटम होगा। लेकिन गलती से भी कभी ग्लोबल बेसिस पे मत कर देना। देखो मैं हट जाता हूँ, थोड़ा दिखेगा आपको। देखो दिख रहा है, दिख रहा है। ग्लोबल बेसिस, ग्रुप ऑफ आइटम कर सकते हो, ग्लोबल बेसिस पे नहीं करना। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन, बता दूंगा, वो देख लेना जरूर से। ठीक है, तो ग्लोबल बेसिस पे आप मत करना कभी कि टोटल टोटल टोटल, हाँ हाँ हाँ, इसका भी है नहीं। ग्रुप ऑफ आइटम, आइटम बाय आइटम, फिक्स। तो फिक्स्ड ओवरहेड कैसे होगा? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड अपॉन नॉर्मल कैपेसिटी। ठीक है, अब ये जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो आपको समझ आएगा। नॉर्मल जैसे कि अब मेरा एक्चुअल प्रोडक्शन इतना हो रहा है, मेरा फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड जो कॉस्ट है मेरी वो ये है, उसके नीचे आएगा टोटल। मतलब नॉर्मल तो इतना होता है ना, लेकिन इनका तो कम हुआ ना, तो बस उस तरीके से प्रोपोर्शनेट। ठीक है, यही आपको जब ये नॉर्मल कैपेसिटी मान लो बढ़ गया, नॉर्मल कैपेसिटी मान लो घट गया, तो वो सीन हो जाता है। बाकी मेथड फॉर वैल्यूएशन आपको पता है, फीफो, लीफो, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड। अच्छा, फीफो क्या होता है सर? फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया वो पहले जाएगा। ठीक है, ये तो फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। पढ़ाई पे ध्यान दो। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो मतलब मान लो जो माल पहले आया, पहले उसको भेजने का। स्टोर लेजर बनाना है सर, स्टोर लेजर बनाना है अपने को। ठीक है, तो अगला क्या? लीफो। मतलब मेरा बेसिक मतलब है ये कि रिसिप्ट होता है, इश्यू होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, तो रिसिप्ट यानी गुड्स आए, और जो गुड्स पहले आए ना वो गुड्स पहले जाएंगे, ये मतलब है फीफो का। लीफो का मतलब जो गुड्स आखिरी में आए ना वो पहले जाएंगे। लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता यार, प्राइस है, क्वांटिटी है। ठीक है, तो प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस प्राइस इंटू क्वांटिटी प्लस अपॉन Q1 प्लस Q2, खत्म है भाई। अरे इतना ही है। ठीक है, ये हो गया हमारा खत्म यहाँ पे AS2। अब चालू होगा क्वेश्चंस का, मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ पे। ठीक है, इसका भी नोट बहुत शानदार बनाया, बहुत मेहनत लगी है। इसको भी शेयर कर दूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच। ये बहुत अच्छा कंटेंट, ऐसे ही हर एएस का हम लोग जल्दी जल्दी ला देंगे। ठीक है, अगला होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। कीप रॉकिंग, कीप गोइंग, आपका जरूर से हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय। पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, और अपने दोस्तों को भेज दो साथ।